नमस्कार, मानी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। ग्लोबल फंड में नई एसआईपी शुरू करना अब पहले से ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए क्योंकि फिलहाल सिर्फ एक ही इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में आप नई एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी जो 11 स्कीम्स हैं उन्होंने एसआईपी मतलब नई एसआईपी और नए एकमुश्त निवेश पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, लेकिन पहले से चल रही एसआईपीज अपने नियमों के हिसाब से जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। अब सवाल यह है कि क्यों लग गया ग्लोबल फंड में इन स्कीम्स में नए एसआईपी या नए निवेश पर ब्रेक, और अपने ग्लोबल फंड में निवेश अगर आपने किया है तो अब आपको क्या करना है? क्या अभी भी पोर्टफोलियो को इंटरनेशनल एक्सपोजर की जरूरत है, और अगर हाँ तो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का दूसरा ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के हमारे शो में। इस शो में हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी, साथ ही फिनसेप के फाउंडर मृण अग्रवाल भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और सबसे पहले मृण, मैं आपके पास आती हूँ, मुझे ये जरा समझाइए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि एक ही बार जो ग्लोबल फंड्स थे उसकी 11 स्कीम्स पूरी तरीके से उसमें नए निवेश, चाहे वो एसटीपी हो, एक मुश्त हो या फिर एसआईपी हो, उनको रोक दिया गया। सिर्फ एक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो परिभाष की एक स्कीम है जिसको फिलहाल जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल फंड में। ऐसा क्यों किया गया मृण? नमस्ते स्मिता। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर आरबीआई ने एक लिमिट लगाई थी फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये $7 बिलियन की लिमिट थी। ये म्यूचुअल फंड डायरेक्ट मतलब फंड्स में है। $1 बिलियन ओवरसीज ईटीएफ्स के लिए थे, एंड देन ईच फंड वाज अलाउड टू हैव अ $1 बिलियन सीलिंग, राइट? सो अभी क्या हुआ है कि ये जो $7 बिलियन की जो लिमिट थी, ये तो 2022 में ही ब्रीच हो गई थी। बट जो एवरी फंड हाउस के पास अपनी खुद की जो लिमिट थी वो थोड़ी सी बची हुई थी। तो जिन फंड हाउसेस के पास वो जो लिमिट बची हुई थी, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे फ्रेश एसआईपी, एसटीपी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट अब क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल फंड हाउसेस, एक को छोड़कर, सभी की लिमिट ब्रीच हो गई है। मतलब लिमिट हो गई है, तो इस वजह से वो लोग और इनफ्लोज नहीं ले पा रहे हैं। एंड ये मेनली वजह यही है कि जो आरबीआई की जो लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स इंक्रीज नहीं की गई हैं, वो $7 बिलियन पर ही रखी गई हैं। और इसी वजह से आज आप देखेंगे कि मोस्ट लाइक 99.9% ऑफ इंटरनेशनल फंड्स आर नॉट एक्सेप्टिंग इनफ्लोज। अब क्या इससे विकास, यहाँ से हमें ये मान के चले कि जो भी लोग, क्योंकि पीछे हमने देखा था बहुत सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया था और धड़ाधड़ हमने देखा था इस फंड में निवेश आया। अब क्या हम यहाँ से मान के चले कि किसी को भी अपने फंड में अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बड़ौदा, बीएनपी, परिभाष, एक्वा, एफओएफ को छोड़कर अब कहीं कोई ऐसा उनके पास फंड नहीं बचा जिससे वो ग्लोबल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? धन्यवाद स्मिता। देखिए स्मिता, थोड़ा मुश्किल तो जरूर हुआ, बिकॉज क्या है कि कोविड के बाद जिस तरीके से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का दौर आया, आप कह लीजिए कि काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट जगा इसमें। फंड हाउसेस की तरफ से भी काफी सारे जो ऑप्शंस आ गए, चाहे वो आप यूएस मार्केट्स को लेके देख लीजिए, या ताइवान को देख लीजिए, या चाइना ओरिएंटेड फंड देख लीजिए। अभी नहीं। हालांकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यूरोपियन फंड्स की भी वो है, अवेलेबिलिटी है, जापानीज फंड की भी है। लेकिन पॉइंट ये हुआ कि जैसा अमरीन जी ने बताया कि आरबीआई की जो एक लिमिट थी, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब हम ये पैसा जो भी निवेशक लगाते हैं इंटरनेशनल फंड्स में, विच मीन्स के ये पैसा देश से बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से गवर्नमेंट बहुत सारे दूसरे मेजर्स भी लेती है कि आउटफ्लो कम हो और डॉलर इनफ्लो ज्यादा हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक लिमिट बना के रखी हुई है कि ये लिमिट के ऊपर हम अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि स्मिता, 2-3 बार पहले हो चुका है कि जब ये लिमिट ब्रीच हुई तब थोड़ी देर के लिए फंड्स बंद हुए, फिर जब ये लिमिट खुली, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने पैसा विड्रॉ किया होगा या कोई और कारणों से अगर थोड़ा सा हेडरूम बना, तो वो लिमिट वापस खुल भी गई। तो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये लिमिट थोड़ी सी हो सकता है वापस खुले, या आरबीआई सोचे कि थोड़ी सी लिमिट बढ़ाई जाए। बट जब तक ये नहीं होता तब तक वो मुश्किल है कि जितना इजीली लोगों के सिप जा रहे थे, अगर आप देखें नैस्डैक फंड्स थे या यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, इस तरीके से काफी सारी ऑप्शंस थी, अब वो बंद है। और जैसा आपने अभी बताया कि बड़ौदा, बीएनपी पारिबा का एक्वा, एफओएफ है, वो भी तब तक खुला होगा जब तक उनकी वो लिमिट जो है एज अ फंड हाउस, जैसा $1 बिलियन का सिंगल फंड हाउस को लिमिट है, अगर कल को वो भी ब्रीच हो गया
तो जाहिर सी बात है ये सिप भी बंद हो जाएगा। तो इसके अलावा ऑप्शंस तो और बहुत सारे हैं, जैसे आप डायरेक्ट इक्विटी भी बाय कर सकते हैं एलआरएस के थ्रू, या ऐसे कोई फंड्स ले लीजिए जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जिनका मान लीजिए एक्सपोर्ट्स होता हो, या गिफ्ट सिटी रूट से, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बट जब तक ये लिमिट खुलेगी नहीं, तब तक ये है कि इंटरनेशनल फंड्स में नया निवेश करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आ जाते हैं इस पर कि जो मौजूदा निवेशक हैं वो क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी मिलिंद, मुझे एक बात बताइए, अगर किसी के पास ग्लोबल फंड में इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा है, तो अब क्योंकि नई एसआईपीज और नया एक मुश्त पे ब्रेक लगाया गया है, तो क्या उसको घबराना चाहिए, जल्दबाजी कुछ करनी चाहिए फंड से बाहर निकलने की? था, क्योंकि ऑलरेडी आपने निवेश करके रखे हुए हैं पैसे। और मतलब आई एम श्योर कि अगर आपने जैसे ऑल मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, ताइवान, कोरिया, ऑल दीज मार्केट्स हैव डन सो वेल। सो यू नो सर्टेनली जो वर्ल्ड ओवर जो परफॉर्मेंस रहा है वो एक्चुअली इंडिया परफॉर्मेंस से ज्यादा बेहतर रहा है इस साल भी। सर्टेनली जो भी आपने पैसे लगा के रखे थे वो आपने सोच कर लगाया था कि मुझे ये इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। तो एकदम से इसमें से एग्जिट कर जाना कि कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फिर आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर फिर कैसे आएगा। और देखिए जो दूसरे ऑप्शंस जो हैं, राइट, दे ऑल कम विद देयर प्रोज एंड कॉन्स, राइट। अभी म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपके पास एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो डिसाइड कर रहे हैं कि वो कैसे एलोकेशन कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी ना बहुत बड़ी बात वो ये है कि जब आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कुछ टैक्स रिपोर्टिंग नहीं रहता है। तो अगर आप खुद से लेट्स से आप फॉरेन स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री में खरीदें, कौन सा स्टॉक खरीदें। और सबसे बड़ी बात जो है उसमें जो इनकम टैक्स में जो रिपोर्टिंग होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है, जो म्यूचुअल फंड्स में मतलब वो रिपोर्टिंग लाइक स्केड्यूल एफए वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के साथ। सो अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूदा अमाउंट रखा हुआ है ये फंड्स में, आप इसमें बने रहें, इसमें आपको निकलने की जरूरत नहीं है। और हम क्योंकि अगर फंड्स को देखें विकास और उनके प्रदर्शन को देखें, अगर मैं निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी ही देखूं, तो अगर आप मैं चाहूंगी स्क्रीन पर एक बार फंड लेकर आइए, तो आप देखेंगे पिछले एक साल में लगभग 152% से ज़्यादा का वहां पर हमने रिटर्न देखा है। 3 साल का रिटर्न भी उसका ठीक ठाक है, 55.5% से ज़्यादा ही रिटर्न 3 साल में भी आया। अब अगर इस तरीके का रिटर्न रहेगा तो मारामारी तो मचेगी ना ग्लोबल फंड का एक्सपोजर लेने के लिए अपने पोर्टफोलियो में, विकास? बिल्कुल। देखिए स्मिता, क्या है कि एक तो हम जब बात करते हैं कोर पोर्टफोलियो की और सैटेलाइट पोर्टफोलियो की, तो कोर पोर्टफोलियो यूजुअली जो हम मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या इस तरीके के जो फंड्स होते हैं, लार्ज कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स, जो इंडिया स्पेसिफिक है वो है। लेकिन जब हम अगर टेक्टिकल बेट्स बोलते हैं या अदर देन कोर पोर्टफोलियो जिसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग आती है, तो अब होता क्या है कि आपको एक ये भी करना पड़ता है, तय करना पड़ता है कि एज एसेट एलोकेशन मैं ओवरसीज फंड्स में कितना निवेश करूं। अब उसको ध्यान में रखते हुए अब एक तो ये हो गया कि हमारी एलोकेशन इंटरनेशनल फंड्स में आनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो ऑब्वियसली वो रिसेंसी बायस हम हमेशा बात करते ही हैं कि जिस तरीके से आपने बताया निपॉन इंडिया ताइवान 152% का एक साल का रिटर्न हो गया। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक अगर 100 फंड देखें तो वो भी 72-73% के आसपास 1 ईयर का रिटर्न है। उसकी 3 साल की सीएजीआर देखेंगे तो रफली 38% के ऊपर है। डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग ओवरसीज फंड है, वो 69% जो है 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर का 41% का सीएजीआर। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा और देख लें तो ईडलवाइज का इमर्जिंग मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज फंड है, उसका 63% 1 ईयर का रिटर्न, 26% जो है सीएजीआर उनका 3 इयर्स का है। और फिर एक मिरे एसेट का ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटो फंड, वहां पे भी अगर आप देखें तो 62% का जो है 1 ईयर का रिटर्न है और 14% का उनका 3 ईयर का सीएजीआर है। पर इसमें एक चीज देखने वाली है स्मिता, हमने जो भी फंड्स का नाम लिए, एक ताइवान मार्केट में निवेश होता है, एक नैस्डैक में निवेश कर रहा है, एक माइनिंग में निवेश कर रहा है और एक इमर्जिंग इकोनॉमीज में। तो विच मींस के यूएस के अलावा जो दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जैसे हो सकता है इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो गया या ताइवान हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज में निवेश हो रहा है, तो ये फंड उन उन कंट्रीज को जो है वहां पे जाके निवेश होता है उनका। और जैसे मेरे का इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमोबाइल को लेके, तो यहां भी अगर आप देखें इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी बहुत
आप बोले कि बहुत सिंपल नहीं है कि आपने कोई सा भी इंटरनेशनल फंड उठा लिया और आपका निवेश जो है वो केवल एक ही मार्केट में जा रहा है। तो वहां भी ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं तो आपको इवेल्युएट करना जरूरी है कि ये इंटरनेशनल फंड का जो बेसिक प्रीमाइस है, जो उसका थीम है या थीसिस है, वो क्या है। तो मैं अपने गोल के साथ अगर वो उसको अलाइन नहीं कर रहा हूं तो वो भी कहीं ना कहीं बैकफायर कर जाएगा। खाली ये देख के कि किस इंटरनेशनल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, उसी फंड को मैं चूज करके जो है उसका निवेश कर दूं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जब आप पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपने जो भी एलोकेशन तय की होगी अपने इंटरनेशनल फंड में निवेश करने की, उस एलोकेशन के अंडर रहते हुए आपको एक फंड लेना है या दो फंड लेने हैं, इसका थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा। कोई एडवाइजर की आप सलाह ले लीजिए। खाली आपने इंटरनेशनल वर्ड देख लिया, उसको देखते हुए आप किसी भी फंड में निवेश कर देंगे तो आपका पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं करेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि इंटरनेशनल में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। यहाँ से हर कोई ये जानना चाहेगा, हालांकि आपने थोड़ा बहुत मृण उसके बारे में बताया कि अब दूसरा कौन सा रास्ता है जहां पर आप, अगर ये इन फंड्स में फिलहाल नए निवेश पे ब्रेक है तो वो ऑप्शन आपके लिए है। मैं चाहूंगी थोड़ा आप डिटेल में इन ऑप्शंस को बता दें उन लोगों के लिए जिनको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, कि अब कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं उनके पास। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत आप अपने जो इंडियन स्टॉक ब्रोकर है उसके थ्रू आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री में जाएं। जैसे कि अभी विकास ने भी बताया कि देखिए, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग प्रदर्शन रहा है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डिसाइड करना है कि हमें एशिया एक्सपोजर चाहिए, यूरोप एक्सपोजर चाहिए, यूएस एक्सपोजर चाहिए, विद इन दैट कौन सी कंट्री का एक्सपोजर चाहिए। एंड जो स्टॉक्स की जो खरीदारी होती है एलआरएस के थ्रू, वो बहुत आसान कर दी गई है, सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया कि एक तो रही बात कि कौन सा स्टॉक चूज करें, कौन सी कंट्री चूज करें, बट दूसरी जो ज्यादा बड़ी बात है ना स्मिता, मैं ये आईटीआर के बारे में ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा है कि जिन लोगों ने फॉरेन स्टॉक्स नहीं रिपोर्ट किए हैं या उन्होंने गलत रिपोर्ट किए हैं, क्योंकि इसकी जो रिपोर्टिंग भी है काफी कॉम्प्लेक्स है, आपको इंडियन रुपीस में वो अमाउंट कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रेट नहीं देख सकते हैं, एक एसबीआई का बाइंग सेलिंग रेट होता है, उसके बेसिस पर आपको कन्वर्जन करना पड़ता है। आपको पीक रेट, बहुत सारी चीजें भरनी पड़ती हैं स्केड्यूल एफए में, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब अगर आपके पास डिविडेंड आया है तो डिविडेंड में अगर फॉर एग्जांपल यूएस में 25% विद होल्डिंग टैक्स है, तो वो विद होल्डिंग टैक्स का अगर आपको क्रेडिट लेना है तो उसका एक और अलग सा प्रोसेस है, राइट। सो वाइल इट इज वेरी इजी टू बाय दी स्टॉक्स, मतलब वो बाय ऑर्डर डालना बहुत आसान है, बट एक्चुअली इसको मेंटेन करना, इफ यू आस्क मी, बहुत मुश्किल है। और क्योंकि अभी हम आईटीआर फाइलिंग सीजन में हैं, आई विल मेरा यही सजेशन रहेगा कि जिनके पास भी फॉरेन स्टॉक्स हैं, आप प्लीज एक सीए की मदद से ही आईटीआर फाइल करें, क्योंकि ये अपने आप फाइल करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है ग्लोबल ईटीएफ। सो ग्लोबल ईटीएफ कभी बंद नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये डिमांड सप्लाई के ऊपर चलते हैं, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ग्लोबल ईटीएफ एक्सचेंज में अवेलेबल हैं वो बहुत हाई प्रीमियम में है। अगर हम देखते हैं तो बिटवीन 10 to 20% प्रीमियम है टू द रेगुलर एनएवी। तो इन्वेस्टर को ये सोचना पड़ेगा कि डू आई रियली नीड टू पे 10 to 20% प्रीमियम इस प्रोडक्ट को अक्वायर करने के लिए। मेरे ख्याल से ये एक ऑप्शन नहीं है। मैं किसी भी निवेशक को नहीं कहूंगी कि आप 10-20% का प्रीमियम देके ये ईटीएफ खरीदे, क्योंकि पहले तो आपको वो पहले तो आपको फिर वो 10-20% कमाना पड़ेगा और फिर वो फंड का रिटर्न कमाना पड़ेगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है गिफ्ट सिटी इन्वेस्टमेंट। गिफ्ट सिटी में आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, आप पीएमएस खरीद सकते हैं। और मेन चीज क्या डिफरेंस है कि गिफ्ट सिटी में एक बार आपने फंड्स ट्रांसफर कर दिए हैं तो आप वो फॉरेन करेंसी में ही छोड़ सकते हैं, आपको उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो गिफ्ट सिटी का एक बहुत ही बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आप फॉरेन करेंसी में वो अमाउंट रख सकते हैं। बट अगर आप देखते हैं जो मिनिमम अमाउंट है, ऑफ कोर्स स्टॉक्स का मिनिमम अमाउंट बहुत कम है, बट अगेन वही प्रॉब्लम है कि आपको कौन सा कंट्री, कौन सा स्टॉक
स्केड्यूल एफए रिपोर्टिंग लगेगी आईटीआर में। बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में स्केड्यूल एफए की रिपोर्टिंग नहीं लगेगी, बट मिनिमम अमाउंट इज $5,000। सो आई एम नॉट श्योर अगर सबको $5,000 डालने होंगे, तो ये बेसिकली ये ऑप्शंस आपके पास हैं। एंड जिसको भी अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में निवेश करना है, वो इन 3 ऑप्शंस में देख सकते हैं, परख सकते हैं कि उनके लिए उनके हिसाब से कि उनके लिए क्या सूटेबल रहेगा। बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया, बहुत सारे लोगों के ये बहुत काम की आपने आज यहाँ पर बात की है। अब एक बात जो बहुत ज़रूरी है विकास, वो आपसे मैं समझना चाहूँगी। हमारा मार्केट पिछले 2 सालों से बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। हमने इस बीच में देखा बहुत सारे लोगों ने ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन लेना अपने पोर्टफोलियो में ज़रूरी समझा। उनको लगा कि उसको लेने से कहीं ना कहीं एक्सपोजर जो है उनको और ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, जितनी इनोवेटिव कंपनियां हैं, लोग चाहते हैं कि उसमें वो इन्वेस्ट करें ताकि उसका भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट उनको अपने पोर्टफोलियो में दिखे। क्या इस लिहाज से भी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन आज के टाइम पर पोर्टफोलियो में बहुत ज़रूरी है आपके हिसाब से? ये तो सर्टेनली स्मिता है, बिकॉज हमारा हिस्सेदारी अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे तो हार्डली 4% के आसपास है। और अगर इनोवेशन का हब देखें या इनोवेशन का जो डोमिनेंट प्लेयर है वो है यूएस। सो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, हालांकि हम जब हमने लिस्ट डाउन किए फंड्स तो उसमें यूएस के 1-2 फंड्स थे, बट ब्रॉडली अगर आप देखें तो वो अलग अलग थीम्स थी, जैसे ताइवान का हो गया या चाइना का हो गया या एनर्जी का थीम हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज का हो गया। बट अगर आप यूएस स्पेसिफिक देखें तो इंटरनेशनल जब इन्वेस्टिंग होती है तो उसमें 2 तरह की रिटर्न भी जो है इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक रिटर्न तो होती है कि आपने जब यूएस में इन्वेस्ट किया तो आपको जो भी वहां की कंपनीज में निवेश जा रहा है उनकी जो परफॉर्मेंस होगी उसका रिटर्न तो आएगा ही। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक डेप्रिसिएशन, जो अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, रूपी डॉलर के सामने डेप्रिशिएट हो रहा है कंटिन्यूसली 3.5-4% का एक एवरेज अगर आप डेप्रिसिएशन देखेंगे, तो अगले अगर 4-5-6 साल के लिए आपने निवेश कर लिया तो एज्यूमिंग, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं कि बहुत ही कंजर्वेटिव होकर अगर 10-11% का भी रिटर्न अगर आपको यूएस फंड से आता है तो उसमें आप 3-3.5% का एवरेज रिटर्न तो रुपी डेप्रिसिएशन का भी जोड़ लीजिए, तो एक अच्छी रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में। और फिर अब हमने जब रिसेंटली देखा भी है कि जिस तरीके से एआई की बात हुई, या जिस तरीके से अगर आप देखें इवन डिफेंस, अगर आज की तारीख में इंडिया में डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा ओपन अप हो रहा है, लेकिन यूएस में आप देखिए कितने सालों से डिफेंस का एक्सपोजर है, एनर्जी का एक्सपोजर है। आप इनोवेशन को लेके अगर आप बात करते हैं तो चाहे वो आईटी हो, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हो, इन सब चीजों में यूएस हैज ऑलवेज बीन पायनियर कि वो कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते ही हैं। तो ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है कि और इंडिया ने अभी पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म किया है, तो अगर आप यूएस का पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, 10 साल में इंडिया का भी बहुत आप कह सकते हैं एनकरेजिंग या बहुत ही अच्छा डेटा है। बट अगर आप यूएस का देखें तो वहां पे आपको एक रुपी डेप्रिसिएशन का अलग से एडवांटेज मिल जाता है। हालांकि जैसे मृग ने बताया कि आपको टैक्सेशन और ये सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, और अगर म्यूचुअल फंड रूट से मिल रहा है तो थोड़ा इजी हो जाता है। नो, इन दैट केस आई फील दैट कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन निवेश करना चाहिए, ताकि किसी वजह से अगर इंडियन मार्केट्स खराब हो रही हैं तो आप दूसरी मार्केट की जो अपसाइड है उसका एडवांटेज ले पाए। बहुत अच्छे से आपने ये भी समझा दिया कि क्यों ज़रूरी है इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में। आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद ये जानेंगे कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ग्लोबल फंड है तो आपको रिडीम करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। ये जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्लोबल फंड में नए निवेश पर लग गया है ब्रेक, तो ऐसे में आप क्या करें, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। हमारे साथ विकास पुरी और साथ ही अमरिन अग्रवाल लगातार बने हुए हैं। अमरिन, एक बात आपसे जो समझनी ज़रूरी है वो ये कि जो इन्वेस्टेड हैं, हमने उन पर बात की पहले भी, लेकिन अब सीधा उनके फंड पे बात करते हैं। अपने फंड में वो बने रहें या रिडीम करें, क्या करें वो? नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि बने रहिए, आपको रिडीम करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, और जैसे कि विकास ने भी बताया था कि वी डोंट हैव दी सॉर्ट ऑफ स्टॉक्स इन इंडिया, राइट, जहां पर ये इतना इनोवेशन हो रहा हो। ये जो इनोवेटिंग आइडियाज के जो स्टॉक्स हैं, ये हमारे पास इंडिया में नहीं है। सो सर्टेनली आपको बने रहना चाहिए। रिडीम कब करना चाहिए, मतलब क्या उनके गोल पूरे हो जाएं उसके बाद वो रिडीम कर सकते हैं? यस,
यस ऑफ कोर्स, अगर आपको जरूरत है, अगर आपका गोल पास में है, जिस चीज के लिए आपने निवेश किया है इन फंड्स में, अगर वो पास में है, आपको जरूरत है, तो आप सोच सकते हैं। बट आई फील कि अभी वर्ल्ड में बहुत इनोवेशन हो रहा है, एंड सर्टेनली मेरा भी ये मानना है कि हमें सर्टेनली इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि एज विकास ऑल्सो सेड दैट इंडिया हैज ओनली गॉट 4% मार्केट शेयर इन वर्ल्ड मार्केट। सो सो सर्टेनली हमें इस एक्सपोजर की ज़रूरत है। एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, और जैसे कि विकास ने बताया कि 3.5-4% तो आपको डिप्रिसिएशन से ही मिल जाता है। सो सर्टेनली इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, एंड आपको बने रहना चाहिए। आपको इस बात की बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि नया निवेश बंद हो चुका है तो मैं अपना निवेश भी, अपना जो पोर्टफोलियो में चल रहा है उसे भी बंद कर दूं। अब जो अभी तक इसमें इन्वेस्टेड नहीं थे, हो सकता है आगे, जैसा कि आप बता रहे थे कि ऐसी सिचुएशन आती रहती है, फिर से एक बार एसआईपीज और लमसम हो सकता है कि फिर से एक बार खुल जाएं, लोगों के लिए ओपन हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है फ्यूचर में, तो फिर अगर इंटरनेशनल फंड में वो एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विकास, इन्वेस्टमेंट करने से पहले? ये बहुत की पॉइंट आपने स्मिता उठाया, बिकॉज क्या होता है कि एक तो हो गया कि हमने किसी दूसरे को देखा सुन के और हमने कर लिया, बट एज एन इन्वेस्टर आपको अपना रिस्क एपिटाइट समझना बहुत जरूरी है। आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके गोल्स क्या है, और जो आप निवेश कर रहे हैं, जो फंड्स आप चूज कर रहे हैं, वो फंड्स आपके गोल के साथ अलाइंड हो। तो ये 3-4 चीजों का ध्यान रखें। और जैसा मैंने बोला कि पहले कोर पोर्टफोलियो को अच्छे से बना लें, अगर आपने अच्छे से समझ लिया, उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करें। और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में भी अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सी मार्केट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आई वुड अगेन से कि जो थोड़ा एक मान लीजिए पिछले 5-10 साल में हमने देखा कुछ कंट्रीज होती है जो किसी एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे देती है, जैसे ताइवान में हुआ, या आप चाइना की भी बात करते हैं। लेकिन अगर डोमिनेंट प्लेयर कोई है तो वो यूएस। तो यूएस अगर रिलेटेड अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स में निवेश करते हैं एज ए इन्वेस्टर, तो मुझे लगता है वो ज्यादा आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा। तो अब उसमें ध्यान रखने का आपको ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप कौन सी कंट्री में निवेश कर रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आप उसकी फैक्ट शीट पढ़ लीजिए, या किसी एडवाइजर से थोड़ा सा जानकारी लीजिए कि जब मैं ये इंटरनेशनल फंड ले रहा हूं तो ये निवेश कहाँ जाएगा। बिकॉज यूएस में भी अगर आप निवेश करते हैं तो टेक्नोलॉजी फंड का एक अलग से फंड होगा, एक ब्रॉडर मार्केट्स में निवेश होता है। यूएस में भी कुछ ऐसे फंड्स हैं स्मिता, जहां पे सिर्फ इनोवेशन जहां पे जिन सेक्टर्स में हो रही है केवल वहां पे निवेश होता है। तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि मेरा जो निवेश हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है। एक ही हो गया। फिर उसके एक्सपेंस रेशियोज भी, क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे तरीका क्या होता है कि इंडियन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को, एसेट मैनेजर्स को आप पैसा देते हो, वो पैसा लेके आगे फीडर फंड्स या ग्लोबल जो फंड मैनेजर्स हैं उनके साथ वो जो है पैसा उनको देते हैं मैनेज करने के लिए। तो जब मल्टी लेयर हो जाता है तो थोड़ा एक्सपेंस रेशियोज भी बढ़ जाती हैं। तो वो भी देखना बहुत जरूरी है कि अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ अगर आपके पास स्कीम है तो उसमें एक्सपेंसेस किसके कम है, आप वो देखिए कि वहां उसके थ्रू आप जो है निवेश करें। पोर्टफोलियो में ओवरलैप देखना बहुत जरूरी है। तो अब ये भी जरूरी हो जाता है कि आपने मान लीजिए कोई आईटी फंड लिया हुआ है और आप यूएस के भी टेक्नोलॉजी फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे आप जो है टेक्नोलॉजी में आपका बहुत सारा पैसा जो है निवेश हो रहा है। तो ये पोर्टफोलियो लेवल पे ओवरलैप ना हो जाए पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा, वो भी देखना बहुत जरूरी है। फंड जिसमें आप लगा रहे हैं वो फंड कब लॉन्च हुआ था, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले कुछ सालों में, कितना एयूएम है, तो ये भी सारी चीजें जानना जरूरी है। बिकॉज ये भी हो सकता है कि किसी फंड हाउस ने फंड रिसेंटली लॉन्च किया और थीम जो है वो बहुत पुरानी है, और जैसा आपने देखा कि आरबीआई की लिमिट्स और ये सब हो जाती है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पुराना फंड होगा, बड़ा फंड का साइज होगा, दोबारा से लिमिट जो है ब्रीच हो सकती है। लेकिन सिमिलर थीम या सिमिलर स्ट्रैटेजी में एक नया फंड लॉन्च हुआ है या न्यू फंड हाउस है जिसके पास थोड़ी सी लिमिट है, तो वो भी आप देखिए ताकि आपको एक फ्यूचर में ये भी आइडिया रहे कि मेरा ये निवेश जो है एटलीस्ट कुछ समय के लिए निवेश जो है बना रहे। तो ये देखना बहुत जरूरी है। ओके। तो ये सब चीजों का ध्यान रख के आपको अपने जो है इंटरनेशनल फंड्स चूज करने चाहिए। ओके। अब मुझे आप दोनों से बात करके ये लग रहा है मृण कि अब समय की ये डिमांड है कि सेबी या आरबीआई जिन्होंने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की जो कैपिंग 7 बिलियन की रखी है ओवरऑल इंडस्ट्री की, उसको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है अगर देखा जाए तो। मृण? ओ बिल्कुल, और मैं एक्चुअली आई विल जस्ट अर्ज द रेगुलेटर्स दैट प्लीज आप लिमिट इंक्रीज कीजिए। देखिए, मैं किसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट एक जो चीज हम लगातार देख रहे हैं कि जो लोग मतलब ब्रोकरेजेस के थ्रू स्टॉक्स खरीद रहे हैं, अगेन देर इज लॉट ऑफ ट्रेंड चेजिंग, राइट। एंड वो ही मतलब ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी नैस्डैक वगैरह ही खरीद रहे हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल कि
फॉर द जो मतलब आम इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स ही बेस्ट रूट रहता है हर समय इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर एलआरएस की लिमिट स्टॉक्स के लिए खुली हुई है, सो सर्टेनली म्यूचुअल फंड्स के लिए भी आई फील कि लिमिट्स बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये जो ज्यादा लोग मतलब ये लिमिट्स को यूज करके फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं जी एक चलिए, सही तरीके से। बिल्कुल और आसान तरीके से। बिल्कुल। यस, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विकास आपका भी और अमरीन आपका भी, हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए और इतने अच्छे इंसाइट्स शेयर करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। भले ही नए निवेश रोके गए हों ग्लोबल फंड में, लेकिन ऑप्शन अभी भी बहुत सारे हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।